Hello friends, this is Sakshi and you are on my YouTube channel Enjoy Learning with Sakshi Pandey। तो आज की वीडियो में हम सोशलाइज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन का सेकंड पार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप, यानी कैसे यूरोप में सोशलिज्म का आगमन हुआ। By the mid of 19th century in Europe, socialism was a well-known body of ideas that attracted widespread attention। यानी 19th century के मिड टाइम तक यूरोप में सोशलिज्म एक बहुत ही ज़्यादा जानी मानी बॉडी बन चुकी थी और लोगों का ध्यान अपने ऊपर आकर्षित कर रही थी। Socialists were against the idea of private property but had differing ideas on how a society without property could operate। यानी जितने भी सोशलिस्ट थे सब प्राइवेट प्रॉपर्टी के आइडिया के खिलाफ तो थे, पर उनके पास कुछ और आइडियाज़ थे इस बात पे कि कैसे सोसाइटी प्रॉपर्टी के बिना ऑपरेट की जा सकती है। सम ऑफ द विजन्स ऑफ सोशलिज्म आर एज फॉलोज, यानी कुछ सोशलिस्ट के विजन यानी उनके क्या ख्यालात थे, क्या सोच थी, वो नीचे दी गई है। सबसे पहले रॉबर्ट ओवेन, ही बिलीव्ड इन सेटिंग अप अ कोऑपरेटिव कम्युनिटी कॉल्ड न्यू हार्मनी इन इंडिया। उन्होंने ये मानते थे कि उन्हें एक न्यू कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनानी चाहिए जिसका नाम है न्यू हार्मना, जो वो लोग यूएसए में बनाएंगे। लुइस ब्लैंक, ये एक फ्रेंच सोशलिस्ट थे हु वांटेड द गवर्नमेंट टू इनकरेज कोऑपरेटिव्स एंड रिप्लेस कैपिटलिस्ट एंटरप्राइज। वो चाहते थे कि गवर्नमेंट कोऑपरेटिव से काम करवाए और इन कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस को ख़त्म करवा दें। These cooperatives were associations of people who produced goods together and divided the profits according to the work done by members। अब ये जो cooperatives थे ये उन लोगों के एसोसिएशन थे जो सामान तो साथ में बनाते थे, पर जो भी प्रॉफिट होता था उसे आपस में बांट लेते थे इस बेसिस पे कि किसने कितना काम किया है। फिर आते हैं कार्ल मार्क्स, ही बिलीव दैट द इंडस्ट्रियल सोसाइटी वॉज कैपिटलिस्ट एंड द प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट वॉज प्रोड्यूस्ड बाय वर्कर्स। अब ये जो थे वो मानते थे कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वो कैपिटलिस्ट है और जो भी कैपिटलिस्ट का प्रॉफिट है वो सब हो पा रहा है वर्कर्स की वजह से, क्योंकि वर्कर काम कर रहे हैं तभी तो प्रॉफिट हो रहा है। The condition of workers could not improve till the profit was accumulated by private capitalist। और ये जो वर्कर्स की कंडीशन है ये तब तक इम्प्रूव नहीं होगी जब तक ये सारे प्राइवेट कैपिटलिस्ट जो हैं वो प्रॉफिट लेके बैठेंगे। He believed that to remove capitalism, workers had to construct a radically socialist society in which all property should be socially controlled। वो इस बात में विश्वास रखते थे कि कैपिटलिज्म को हटाना चाहिए और वर्कर्स को ऊपर रखना चाहिए। This gave birth to the idea of communist society, और इसी आइडिया से कम्युनिस्ट सोसाइटी की शुरुआत हुई। फिर आते हैं फ्राइडरिच एंजल्स, ही सजेस्टेड दैट वर्कर्स हैव टू रिमूव कैपिटलिज्म एंड द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब ये जो थे ये इस बात में विश्वास रखते थे कि वर्कर्स को खुद ही कैपिटलिज्म हटाना होगा और ये प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी हटाना होगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक यानी कि सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, यानी समाजवाद को सपोर्ट करना। द स्प्रेड ऑफ सोशलिस्ट आइडियाज थ्रू यूरोप लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरनेशनल बॉडी, इट इज द सेकेंड इंटरनेशनल। यानी जैसे जैसे सोशलिज्म की आइडिया बढ़ती गई यूरोप में तो उससे एक इंटरनेशनल बॉडी का फॉर्मेशन हुआ जो कि है सेकेंड इंटरनेशनल। द एसोसिएशन ऑफ वर्कर्स लाइक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी एंड लेबर पार्टी बिगेन टू बी फॉर्म्ड इन इंग्लैंड एंड जर्मनी। यानी जो भी वर्कर्स का एसोसिएशन था जैसे कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी और लेबर पार्टी, ये सब बनने लगे इंग्लैंड और जर्मनी में। दे वेयर फॉर्म्ड बिकॉज, अब देखते हैं कि ये क्यों बने थे, टू इम्प्रूव द वर्किंग एंड लिविंग कंडीशंस ऑफ वर्कर्स, यानी वर्कर्स की लिविंग कंडीशन को सुधारने के लिए। दे सेट अप फंड्स टू हेल्प मेंबर वर्कर्स इन डिफिकल्ट टाइम्स, यानी वो लोगों को मदद करने लगे ताकि वो मुश्किल समय में भी काम कर सके। दे डिमांडेड रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स एंड द राइट टू वोट, और वो ये भी डिमांड करते थे कि ये जो वर्किंग आवर्स हैं इन्हें कम किया जाए और सबको राइट टू वोट मिले। बाय 1905 सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियनिस्ट पार्टी formed a labor party in Britain and socialist party in France। यानी 1905 तक जितने भी सोशलिस्ट या ट्रेड यूनियनिस्ट थे इन लोगों ने एक लेबर पार्टी बनाई ब्रिटेन में और एक सोशलिस्ट पार्टी बनाई फ्रांस में। However,
Till 1914, socialists did not succeed in forming a government in Europe. पर जो भी हो, 1914 तक जितने भी सोशलिस्ट थे वो एक नई गवर्नमेंट बनाने में सक्सेसफुल नहीं हुए थे. सोशलिस्ट वे आर रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग फिगर्स इन पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स. जो भी सोशलिस्ट होते थे वो पार्लियामेंट के जो बड़े बड़े फिगर्स होते थे उनको रिप्रेजेंट करते थे. बट गवर्नमेंट्स कंटिन्यू टू बी रन बाय कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स और रेडिकल्स. जबकि जो गवर्नमेंट थी वो उन्हीं से चल रही थी, कंजर्वेटिव, लिबरल्स और रेडिकल्स से. अब आता है रशियन रेवोल्यूशन. द डिक्लाइन ऑफ मोनार्की इन फरवरी 1917 एंड द इवेंट्स ऑफ अक्टूबर आर जनरली नोन एज रशियन रेवोल्यूशन. यानी मोनार्की का जैसे ही अंत हुआ, यानी राजा वाला शासन, उसका जैसे ही अंत हुआ फरवरी में, और जो भी अक्टूबर में इवेंट्स हुए उन्हीं सबको रशियन रेवोल्यूशन कहा गया है. Socialists took over the government in Russia through the October Revolution of 1917. यानी जितने भी सोशलिस्ट थे उन सब ने रशिया की गवर्नमेंट को टेक ओवर कर लिया अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद. द रशियन एम्पायर इन 1914. अब हम देखते हैं कि रशियन एम्पायर के क्या हालात थे 1914 में. इन 1914 सार निकोलस II रूल्ड रशिया एंड इट्स एम्पायर. तो ये TSAR है पर इसको प्रोनाउंस करते हैं हम सार. तो 1914 में सार निकोलस जो थे वो रशिया पे रूल करते थे. द रशियन एम्पायर इंक्लूडेड टेरिटरी अराउंड मॉस्को, प्रेजेंट डे फिनलैंड, लैटविया, लिथुनिया, इस्टोनिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड, यूक्रेन एंड बेलारूस. यानी ये जो रशियन एम्पायर था इसकी टेरिटरी में मॉस्को, फिनलैंड, लैटविया, लिथुनिया, इस्टोनिया और ये सब जगह आती थी. द एम्पायर स्ट्रेच टू द पैसिफिक एंड कॉम्प्रोमाइज टुडे सेंट्रल एशियन स्टेट्स. यानी उनका जो एम्पायर था, उनका जो राज था वो पैसिफिक तक फैला हुआ था और उसमें आज के सेंट्रल एशिया के स्टेट्स भी आते हैं जैसे कि गोगिया, अर्मेनिया, एज़रबैजान. The majority religion was Russian Orthodox Christianity along with Catholics, Protestants, Muslims and Buddhists. यानी जो मेजर रिलीजन्स थे वो क्या थे, यानी रशिया में जितने भी मेजर रिलीजन थे सबसे ज़्यादा तो क्रिश्चियन थे, उसके बाद कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स, मुस्लिम और साथ ही साथ बुद्धिस्ट थे. अब हम आते हैं इकोनॉमी एंड सोसाइटी पे. So, at the beginning of 20th century, about 85% of the Russian Empire's population earned their living from agriculture. यानी 20वीं सदी की शुरुआत तक रशियन एम्पायर की जो पॉपुलेशन थी उसके 85% के लोग अपना जो भी अर्निंग होता था वो सब एग्रीकल्चर से ही पाते थे. The percentage of agriculturists in the Russia was higher than most European countries. यानी ये जो परसेंट था इसका, यानी 85%, ये आसपास की सारी यूरोपियन कंट्रीज से सबसे ज़्यादा था. रशिया वॉज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन इन द एम्पायर. यानी पूरे एम्पायर में सबसे बड़ा ग्रेन का एक्सपोर्टर रशिया था. कल्टिवेटर्स प्रोड्यूस्ड फॉर द मार्केट एज वेल एज फॉर देयर ओन नीड्स. यानी जितने भी कल्टिवेटर्स थे वो मार्केट के लिए भी प्रोड्यूस करते थे और अपने खुद की निजी ज़रूरतों के लिए भी प्रोड्यूस करते थे. इंडस्ट्रीज वेयर वेरी फ्यू इन नंबर. यानी इंडस्ट्रीज काफ़ी कम थी. प्रोमिनेंट इंडस्ट्रीज एरिया वेयर पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को. यानी इंडस्ट्रीज तो बहुत कम थी क्योंकि 85% लोग जो क्या थे एग्रीकल्चर करते थे, तो मतलब 15% ही था, तो इंडस्ट्रीज भी काफ़ी कम थी नंबर में. यानी इंडस्ट्रियल एरिया में इसका जो डेवलपमेंट था वो काफ़ी कम था और ज़्यादातर जो इंडस्ट्रियल एरिया थे वो या तो पीटर्सबर्ग में थे या फिर मॉस्को में थे. Many factories were set up in the 1890s Russian rail network. यानी बहुत सारी फैक्ट्री सेट हुई 1819 के रशियन रेल नेटवर्क में. Was extended and foreign investment industries also increased. और इसी टाइम के दौरान जो वहाँ की इंडस्ट्रीज थी उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया. As a result, coal production was doubled while iron and steel product आउटपुट इंक्रीज 4 times. और इसी वजह से जो कोल प्रोडक्शन था वो तो दुगुना हो गया, जबकि जो आयरन और स्टील का जो आउटपुट था वो 4 times बढ़ गया. यानी बहुत ज़्यादा इनको प्रॉफिट हो गया. मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज वेयर प्राइवेटली ओन्ड. यानी ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज थी वो प्राइवेट थी. लार्ज फैक्ट्रीज वेयर सुपरवाइज्ड अंडर द गवर्नमेंट दैट इंश्योर्ड मिनिमम वेजेस एंड लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क. यानी जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती थी वो गवर्नमेंट चलाती थी जिसमें बहुत कम वेजेस होती थी और बहुत ज़्यादा उन्हें काम करना पड़ता था. फैक्ट्री रूल्स वेयर ब्रोकन इन क्राफ्ट यूनिट्स एंड स्मॉल वर्कशॉप्स as the working hours exceeds to 15 hours compared with 12 to 10 hours in factories.
यानी जितने भी फैक्ट्री रूल्स थे वो सारे क्राफ्ट यूनिट्स में बटे हुए थे और छोटे छोटे वर्कशॉप में भी बटे हुए थे, और उनके जो वर्किंग आवर्स होते थे वो 15 घंटे से भी बड़े होते हैं, जबकि आमतौर पे वर्किंग आवर्स 10 से 12 घंटे ही होते हैं। वर्कर्स वेयर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ स्किल एज अ सोशल ग्रुप, यानी वर्कर्स को उनके स्किल के हिसाब से, उनकी काबिलियत के हिसाब से डिवाइड किया गया था। For example, metal workers were considered as aristocrats because they were more trained and skilled. Example के लिए जो metal workers थे उन्हें हम aristocrats, यानी aristocrats मतलब हायर क्लास वाले कहते थे। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा ट्रेंड और स्किल्ड होते थे। तो इस पॉइंट में बस यही चीज़ है कि जो भी वर्कर्स को डिवाइड किया जाता था स्किल के ऊपर, वो हम उनको एक सोशल ग्रुप के रूप में देखते थे। जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने पढ़ा था कि एरिस्टोक्रेट्स क्या होते हैं, हाईएस्ट ग्रुप इन द सोसाइटी। तो ठीक उसी तरह जो मेटल वर्कर्स होते थे वो ज़्यादा ट्रेंड होते थे, इसीलिए उन्हें हम एरिस्टोक्रेट्स कहते थे। वुमेन मेड अप अबाउट 31% ऑफ द फैक्ट्री लेबर फोर्स बाय 1914, बट दे वेयर पेड लेस देन मैन, यानी 31% जो थे फैक्ट्री के लेबर्स वो वुमेन थी, बट जो उनको पेमेंट मिलती थी वो मैन से कम मिलती थी, जबकि वो काम उतना ही करती थी पर पेमेंट उन्हें कम मिलती थी। डिस्पाइट ऑफ डिविजन्स, वर्कर्स वेयर यूनाइटेड व्हेन दे डिसएग्रीड विद एम्प्लॉयर्स अबाउट डिसमल्स ऑफ वर्क कंडीशंस। अब डिविजन्स तो होते ही थे, मतलब इतने सारे डिविजन्स थे कि उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया था उनके स्किल के हिसाब से, पर इन डिविजन्स के बाद भी वो सब यूनाइटेड थे, यानी सब एक थे। और अगर कोई भी मतलब एम्प्लॉय यानी जो उनसे बड़ा है वो उनके वर्क कंडीशंस को कुछ खराबी करता था तो सब एक साथ मिल जाते थे कि नहीं आप गलत कह रहे हैं, यानी अलग अलग तो थे, यानी उनके स्किल के बेसिस पे उन्हें डिवाइड तो किया गया था पर फिर भी वो यूनाइटेड थे। In the countryside, peasants were another social group who cultivated land owned by nobility, crown and orthodox church। यानी कंट्री साइड यानी गांव के तरफ में जो पीजेंट्स थे वो एक अलग ही ग्रुप था जो कि लैंड पे कल्टीवेशन करते थे, और ये लैंड जिस पे कल्टीवेशन करते थे वो या तो नोबिलिटी की होती थी, क्राउन की होती थी या फिर चर्च वालों की होती थी। दे वेयर डिवाइडेड ऑन रिलीजियस बेसिस बट यूनाइटेड अगेंस्ट द नॉबल्स, यानी उनका भी डिवीजन किया गया था रिलीजियस बेसिस पे, यानी सब रिलीजन वाले अलग अलग ग्रुप में थे पर फिर भी वो एक साथ थे यानी यूनाइटेड थे। आगे देखते हैं। Nobles got their power and position through their services to the Tsar, not through local popularity। यानी नोबल्स को जो भी पावर मिलती थी वो सब सार की वजह से, यानी सार निकोलस जो थे जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा उन्हीं की वजह से मिलती थी। इनकी कोई सोशल पॉपुलैरिटी की वजह से नहीं मिलती थी, कि ऐसा नहीं था कि बहुत अच्छा काम करते थे इसलिए इन्हें इतनी पावर मिल रही थी। ये सब सार निकोलस की वजह से, यानी उनकी बहुत चमचागिरी करते थे इसलिए उनकी ये सब चीज़ें पावर्स मिलती थी। पीजेंट कम्युनिटी वॉज कॉल्ड कम्यून, यानी जो भी पीजेंट की कम्युनिटी थी उन्हें कम्यून कहा जाता था। इन फ्रांस ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन, इन ब्रिटेनी पीजेंट रिस्पेक्टेड नोबल्स एंड फॉट फॉर देम। इन रशिया पीजेंट्स वांटेड द लैंड ऑफ द नोबल्स टू बी गिवन टू देम। फ्रांस में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था तो पीजेंट्स जो थे वो नोबल्स की इज्जत करते थे, नोबल्स के लिए लड़ते थे, पर रशिया में हालात बिल्कुल अलग थे। उसमें जो पीजेंट्स थे वो चाहते थे कि जो ज़मीन नोबल्स को दी गई है वो हमें मिले। दे रेफ्यूज टू पे रेंट एंड इवन मर्डर्ड लैंडलॉर्ड्स, कभी कभी तो वो रेंट देने के लिए भी मना करते थे और जो लैंडलॉर्ड्स होते थे उनका मर्डर भी कर देते थे। इन 1902 सच इवेंट्स ऑकर्ड इन अ लार्ज स्केल इन साउथ रशिया, और 1902 में यही सारी इवेंट्स यानी मर्डर करना, उनको रेंट देने से मना करने, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अमाउंट में होने लगी। बट लेटर इन 1905 सच इंसिडेंट स्प्रेड ऑल ओवर रशिया, पर 1905 में ये पूरे रशिया में फैल गई। यानी 1902 में सिर्फ ये साउथ रशिया में होता था पर 1905 में सब पूरे रशिया में होने लगा। Russian peasants were different from other European peasants as they accumulated their land together and later divided it on the basis of needs of individual families। यानी जो रशियन peasants थे बाकी यूरोपियन peasants से एकदम अलग थे। क्यों अलग थे? क्योंकि पहले तो ये लैंड साथ में रखते थे, फिर अकेले अकेले की फैमिली की बेसिस पे उसको डिवाइड कर देते थे, यानी जिसकी बड़ी फैमिली है तो उसका ज़्यादा खर्चा होता है तो उसे ज़्यादा दे देते थे, और जिसकी छोटी फैमिली है उसे छोटी ज़मीन। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी था। अगले वीडियो में हम सोशलाइज्म इन रशिया के बारे में पढ़ेंगे, यानी कैसे रशिया में समाजवाद की शुरुआत हुई। सो नाउ थैंक यू।